मेरी तरफ से शानी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे मगरबी एशिया के एक मुल्क की, जो कि बहरा रूम के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़या है। ये मुल्क दुनिया की 43वीं बड़ी मईशत होने के साथ साथ USA, रशिया और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एयरफोर्स रखने वाला मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी नहीं जा सकते। अगर आप हमारी बात से मुतफिक नहीं हैं तो आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के वीज़े पर उर्दू में लिखी एक वाज़े तहरीर देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। इस मुल्क को किताबें बनाने के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है और दुनिया में यहूदी अक्सरियत रखने वाला ये वाहिद मुल्क है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात वाज़ह करता चलूँ कि ये मुल्क किसी ज़माने में हमदर्दी का हामिल था, लेकिन आज के दौर में ये मुल्क लड़ाई झगड़े और फसाद में सबसे पहले नंबर पर शुमार होता है। इन तमाम बातों के अलावा हम आपको इस मुल्क के बारे में बहुत सी ऐसी बातों से आगाह करेंगे जो कि यकीनन आपके इल्म में ना होगी। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। इसराइल का सरकारी और मुकम्मल नाम जमहूरिया इसराइल है। इसराइल खुद को यहूदी जमहूरिया कहलाता है, जो बहरा रूम की जनूब मशरकी साहिल पर वाक़या है। इसके शुमाल में लिबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, मशरिक और जनूब मशरिक में फ़लस्तीन, जनूब में मिस्र, खलीज उक़बा और बहरा अहमर वाक़या है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी रखता है। तारीख की जानिब देखा जाए तो दोस्तों 635 ईस्वी में यरूशलेम समेत ये सारा इलाका अरबों ने फतह कर लिया था। अगले 1300 साल तक ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे इंतज़ाम रहा और पहले 600 साल अमवी, अब्बासी और सलीबी जंगजू इस पर बारी बारी काबिज होते रहे। 1260 ईस्वी में ममलूक ख़ानदान ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया। 1516 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया और ये इलाका पहली जंग अज़ीम तक तुर्की के ज़ेरे इंतज़ाम रहा। जंग के इख्तिताम पर तुर्की की शिकस्त के साथ ही यहाँ पर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। 1920 में इस इलाके को तकसीम किया गया और 1947 में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो कोई ऐसा हल तलाश करने में नाकाम रहे हैं कि जिस पर अरब और यहूदी दोनों मुत्तफिक हो सकें, इसलिए वो इस इलाके से इनखला के बारे में सोच रहे थे। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के लिए एक नई कमेटी तश्कील दी। 3 सितंबर 1947 को इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के इनखला के साथ ही इस जगह एक यहूदी और एक अरब रियासत के साथ साथ यरूशलेम के शहर को अलग अलग कर दिया जाएगा। यरूशलेम को बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा गया और 29 नवंबर 1947 को जनरल असम्बली ने इस बारे करारदाद मंजूर की। इसराइल ने 11 मई 1949 को आज़ादी हासिल की और 1950 की दिहाई में इसराइल पर फ़लस्तीनी फ़िज़ाइया के हमले आम बात थे, जिनकी अक्सरियत मिस्र ज़ेरे इंतज़ाम गज़ा की पट्टी से आती थी। 1956 में मिस्र ने नहर स्वेज़ पर बंद बांधकर इसराइली बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। बरतानिया से खुफिया मुआहदे के बाद इसराइल ने जजीरा नुमा सीनाई पर हमला किया, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव पर इसराइल ने अपनी फ़ौजें वापस बुला लीं और ये मुआहदा तय पाया कि इसराइल की तिजारती आमदोरफ्त बहरा अहमर और बहरा स्वेज़ से जारी रहेगी। 1960 के शुरू में इसराइल ने होलोकास्ट के एक अहम मुजरिम अडोल्फ एचमैन को अर्जेंटाइन से पकड़ा और फिर इसे इसराइल लाकर इस पर मुकदमा चलाया गया और अब तक इसराइल की अदालत से सजाए मौत पाने वाला ये वाहिद शख्स है। आबादी और रकबे की बात की जाए तो 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में तकरीबन 81,46,300 अफराद आबाद थे, जिनमें से 61,10,600 अफराद
یہودی تھے۔ گزشتہ دہائی سے اسرائیل میں رومانیہ، تھائی لینڈ، چین، افریقہ اور جنوبی افریقہ کے کئی باشندے اسرائیل میں آ کر آباد ہوئے ہیں، جن کی اکثریت ابھی تک غیر قانونی طور پر اسرائیل میں مقیم ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ان باشندوں کی تعداد 2,03,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کی 92% آبادی شہروں میں آباد ہے اور اسرائیل کو یہودی لوگوں کا ملک مانا جاتا ہے، یعنی یہاں کے قانون کے مطابق تمام یہودیوں اور یہودیوں نسل افراد کو اسرائیلی شہریت کا حق حاصل ہے، اور اسی قانون کے مطابق تقریباً 3 لاکھ غیر یہودی افراد بھی اسرائیلی شہریت حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسرائیل میں 74.5% یہودی، 20.9% عرب اور 4.6% لوگ دوسری نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 149ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کا کل رقبہ 20,770 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا 2.12% حصہ پانی پر بھی مشتمل ہے۔ جغرافیہ اور موسم کی بات کی جائے تو اسرائیل بحیرہ روم کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جبکہ جنوب مشرق میں مصر اور غزہ کی پٹی واقع ہے۔ اسرائیل کی خود مختار ریاست 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد حاصل ہونے والے 20,770 مربع کلومیٹر کے احاطے پر محیط ہے۔ اسرائیل کا کل رقبہ اسرائیلی قبضے میں موجود علاقے بشمول جزوی خود مختار ریاست فلسطین کا مغربی کنارہ ملا کر تقریباً 27,799 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ رقبے میں اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اسرائیل میں جغرافیائی تناؤ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں درجہ حرارت علاقوں کے لحاظ سے بہت فرق رکھتا ہے۔ یہ فرق سردیوں میں مزید بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے پہاڑی علاقے زیادہ تر سرد ہواؤں کا شکار رہتے ہیں۔ بعض اوقات برف باری بھی پڑتی ہے۔ یروشلم میں ہر سال کم از کم ایک بار برف باری ضرور ہوتی ہے، جبکہ تل ابیب اور حیفا جیسے ساحلی شہروں کا موسم معتدل رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر سردیوں میں بارش اکثر ہوتی رہتی ہے، جبکہ گرمیاں گرم تر اور طویل ہوتی ہیں۔ براعظم ایشیا کا گرم ترین درجہ حرارت 53.7 ڈگری سیلسیس ہے، جو کہ اسرائیل میں دریائے اردن کی وادی میں 1942 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسرائیل میں مئی تا ستمبر بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور محدود آبی وسائل ہونے کی وجہ سے اسرائیل میں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نت نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل میں سورج سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور شمسی توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ فی کس شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے میں اسرائیل سب سے آگے ہے، اور تقریباً تمام ہی گھروں میں پانی شمسی توانائی سے ہی گرم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں کل 4 مختلف نباتاتی جغرافیائی علاقے پائے جاتے ہیں، جہاں پر نباتات کی کل 2,867 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 253 غیر مقامی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں کل 380 نیچر ریزروز بھی موجود ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کی بات کی جائے تو اسرائیل بھر میں 18,096 کلومیٹر طویل پختہ شاہراہیں موجود ہیں، اور کل گاڑیوں کی تعداد 24 لاکھ ہے، یعنی ہر 1,000 افراد کے لیے 324 گاڑیاں موجود ہیں۔ یہاں پر بہت سی مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کی کل 5,715 بسیں مختلف روٹس پر چلتی ہیں، اور یہاں ریلوے کا نظام کل 949 کلومیٹر طویل ہے اور اسے حکومت ہی چلاتی ہے۔ 1990 کی دہائی سے ہونے والی سرمایہ کاری کے بعد ٹرین کے مسافروں کی سالانہ تعداد 25 لاکھ سے بڑھ کر 2008 میں 3.5 کروڑ تک پہنچ گئی تھی، اور ٹرینوں کی ہی مدد سے سالانہ تقریباً 70 لاکھ ٹن سامان مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسرائیل میں 2 بین الاقوامی ہوائی اڈے بھی موجود ہیں، جن میں سے بینگوریا بین الاقوامی ہوائی اڈا سب سے بڑا ہے، اور سالانہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد مسافر یہاں سے گزرتے ہیں۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع حیفا کی بندرگاہ اسرائیل میں قدیم ترین اور سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ بحیرہ احمر پر واقع ایلات کی بندرگاہ مشرقی بعید کے ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فوجی نظام کی جانب دیکھا جائے تو اسرائیل ترقی یافتہ ممالک میں اپنے بجٹ کے تناسب کے لحاظ سے فوج پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا سربراہ چیف آف جنرل سٹاف کہلاتا ہے، جو کہ براہ راست کابینہ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں بری، بحری اور فضائی فوج شامل ہے۔ 18 سال کی عمر میں یہاں کے باشندے
फौजी तरबियत के लिए यहाँ की फ़ौज का हिस्सा बनते हैं। मर्द फ़ौज में 3 साल जबकि औरतें 2 साल खिदमत सर अंजाम देती हैं। लाजमी तरबियत के बाद हर साल कई हफ्ते रिज़र्व फ़ौजी तरबियत के लिए ज़्यादातर अफराद रज़ाकाराना तौर पर खिदमत पेश करते हैं और ये सिलसिला 40 साल की उम्र तक चलता रहता है। और इसी तरह इसराइली फ़ौज को मुस्तकिल तौर पर 1,76,500 बाकायदा और 4,45,000 रिज़र्व फ़ौजी हमा वक्त मैसर होते हैं। इसराइली कौमी फ़ौज का ज़्यादातर इन्हसार हाईटेक हथियारों पर होता है, जिसकी अक्सरियत इसराइल खुद बनाता है, जबकि कुछ हिस्सा बैरून ममालिक से भी मंगवाया जाता है। अमेरिका की जानिब से इसराइल को सबसे ज़्यादा फ़ौजी इमदाद दी जाती है। 2013 से 2018 तक अमेरिका इसराइल को हर साल करीबन 3.15 अरब डॉलर की फ़ौजी इमदाद देता रहा है। इसराइल में बोली जाने वाली ज़ुबानों की बात की जाए तो इसराइल की सरकारी ज़ुबानों में हिब्रू और अरबी शामिल है। हिब्रू ज़ुबान इसराइली अक्सरियती ज़ुबान है और सरकारी अमूर इसी से निपटाए जाते हैं, जबकि अरबी ज़ुबान अरबी अक़लियतें इस्तेमाल करती हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान स्कूल की इब्तिदा से ही सिखाई जाती है और काफ़ी इसराइली अंग्रेज़ी में मुनासिब दस्तरस रखते हैं। तारकीन वतन की वजह से सड़कों पर मुख्तलिफ ज़ुबानें सुनाई देती हैं। 1990 से 1994 के दरमियान में रूस से आने वाले तारकीन वतन से इसराइल की कुल आबादी में 12% का इजाफा हुआ। 10 लाख से ज़ायद अफराद रूसी बोलते हैं, जबकि फ्रांसीसी बोलने वालों की तादाद 7 लाख के लगभग है, जिनकी अक्सरियत शुमाली अफ्रीका से आई है। मज़ाहिब की बात की जाए तो इसराइली आबादी का 74% से ज़ायद हिस्सा यहूदी है, जबकि यहाँ पर 17% लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हैं। इसराइल में स्कूल का औसत दौरानिया 15.5 साल पर मुहित है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शरह ख्वानदगी 97% से ज़ायद है। यहाँ 3 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों पर तालीम लाजिम है। स्कूल 3 मराहिल पर मुश्तमिल हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल 1 से 6 तक, मिडिल स्कूल 7 से 9 तक और हाई स्कूल 10 से इंटरमीडिएट तक होता है। मैट्रिक का इम्तिहान हाई स्कूल के इख्तिताम पर होता है और इसमें कामयाबी के लिए रियाजी, हिब्रू ज़ुबान, हिब्रू और आम अदब, अंग्रेज़ी ज़ुबान, तारीख़ और बाइबल के इम्तिहान में कामयाब होना लाजिम है। इसके अलावा मुसलमान, मसीह और दरोज़ तलबा को इनके मुताल्लिका मज़हब का मज़मून बाइबल की जगह इख्तियार करने का हक़ हासिल है। इसराइल की खाम मुल्की मजमूई पैदावार 297 बिलियन बैनुल-अक़वामी डॉलर है, जबकि यहाँ की फ़ीकस पैदावार 34,833 बैनुल-अक़वामी डॉलर है। र्यूविन रिवलिन इसराइल के 10वें और मौजूदा सदर हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। इसराइल वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से आधा घंटा पीछे है। इस मुल्क में ड्राइविंग दाईं तरफ की जाती है। यहाँ की करेंसी जदीद शेकल इंटरनेट डोमेन .af, जबकि यहाँ का कॉलिंग कोड +972 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।